नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों 2025 की एसएससी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम एसएससी के लिए ही जीके या जीएस के क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और आप जानते हैं कि हिस्ट्री में हमने एंशिएंट इंडिया या प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चंस जो कि एंशियंट हिस्ट्री और प्री मेडिवल इंडिया से रिलेटेड बनते हैं या बने हैं, उन्हीं के बारे में हम प्रैक्टिस करने के लिए सेशन में मौजूद हुए हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सेशन आज का। इस सेशन का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। With which of the following relief sculptures were the walls of the great stoop of Amravati in the lower Godavari region adorned? निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्धृति मूर्तिकला या रिलीफ स्कल्पचर्स से सजाया गया था? एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट सवाल है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वेयर इज अमरावती। हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी होती है अमरावती, और अगर हम अमरावती की बात करें तो अमरावती कभी आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करती थी। एक डायनेस्टी आपने सुनी होगी जो कहलाती थी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी। इसी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी की सबसे पहली कैपिटल, सबसे पहली राजधानी महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान नामक स्थान हुआ करती थी। और ध्यान रखेंगे इसके शासकों ने अपनी सेकंड कैपिटल, अपनी दूसरी राजधानी बनाया था किसको? अमरावती को। और यहां पर जिस स्कल्पचर आर्ट की बात हो रही है, यहां पर जिस मूर्ति कला की बात हो रही है, ये मूर्ति कला बेसिकली इन्हीं शासकों के ही संरक्षण में डेवलप हुई थी। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, आप जानते होंगे इस वंश की स्थापना शिमुक ने की थी, बट द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, जिसने लगभग 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक आंध्र सातवाहन वंश में शासन किया। और इन्हीं के शासनकाल में एक मूर्ति कला का विकास हुआ जिसे बास रिलीफ या जिसे निम्न उद्धृत कहा जाता था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी का इस्तेमाल करके अमरावती के जो महान स्तूप की दीवारें हैं, इसी मूर्ति कला का इस्तेमाल करके उन्हें बनाया गया है। कहने का मतलब आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है ये शैली, जिसे निम्न उद्धृत कहते हैं या बास रिलीफ कहते हैं, जो कि सातवाहनों के संरक्षण में ही डेवलप हुई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द अशोकाज लाइन कैपिटल एंड इंडियाज स्टेट एम्बलम। दोस्तों आप जानते हैं कि अशोक के सारनाथ स्तंभ या सारनाथ पिलर से ही हमें लाइन कैपिटल मिला, जिसे हमने अपना राष्ट्र चिन्ह बनाया, जिसे हमने अपने नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया। देखते हैं उसके बारे में कथन क्या है। सबसे पहला देता है, इन दी ओरिजिनल अशोकाज लाइन कैपिटल देयर आर 4 लाइन्स माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर अबेकस दैट इट्स रेस्ट ऑन अ बेल शेप्ड लोटस। इसका मतलब है कि मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। क्या ये बात सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। जो हमें ओरिजिनली लाइन कैपिटल मिला है उसमें एक कमल का फूल जो कि वर्टिकल पोजीशन में एक बेल की पोजीशन में है, और ऊपर जो गोलाई वाला पार्ट है वहीं पर 4 शेरों की आकृति हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब है पहला कथन बिल्कुल सत्य है। अगला है, द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्शन ऑफ द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इन विच द बेल शेप्ड लोटस वाज ओमिटेड। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटा दिया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब हम अपने नेशनल एम्बलम या राष्ट्र चिन्ह को देखते हैं तो क्या वहां पर शेरों के नीचे हमें बेल शेप्ड में लोटस की आकृति भी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। इसका मतलब उसको हटा दिया गया है, उसको ओमिट या रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब कथन 2 भी सही है। तो आप आंसर कर सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ही अशोक एम्बलम या अशोक की लाट से संबंधित जो है वो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं पूरी तरीके से।
अगला सवाल देखेंगे। सन टेम्पल एट मोढेरा वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं वेयर इज मोढेरा, तो हम सब जानते हैं मोढेरा इज इन गुजरात, ये गुजरात में है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में एक महत्वपूर्ण राजवंश हुआ। गुजरात में एक महत्वपूर्ण राजवंश जिसकी राजधानी हुआ करती थी अनहिलवाड़, और इसी अनहिलवाड़ नामक स्थान पर शासन किया करते थे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स, अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश। अब आप सोचेंगे कि यार एक चालुक्य वंश तो हमने बादामी में भी पढ़ा है, जो कि कर्नाटक के बीजापुर के पास है। कर्नाटक के बीजापुर के पास बादामी के जो चालुक्य थे उनका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम हुआ। वो दक्षिण भारत का चालुक्य वंश था, लेकिन ये गुजरात के अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश है। और जो गुजरात के अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश है इसको सोलंकी वंश भी कहते हैं। और आप जानते होंगे इसी सोलंकी वंश का सबसे महानतम शासक या ग्रेटेस्ट रूलर किसे माना जाता है? भीम फर्स्ट और भीमदेव प्रथम को। और दोस्तों ध्यान रखेंगे मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण चालुक्य शासक राजा भीमदेव प्रथम के ही द्वारा करवाया गया था। ये वही भीम प्रथम है, इसी के शासनकाल में 1025 में महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी ऑन सोमनाथ टेम्पल। इसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूटा था। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर इनिशियली पहले लकड़ी का बना हुआ था, वहां पर सोने का दरवाजा लगा था, अंदर बहुत सारा गोल्ड अपार धन भरा हुआ था, जिसकी लूट महमूद गजनवी ने अपने 16वें आक्रमण के दौरान 1025 ईस्वी में की थी। और उसके बाद राजा भीमदेव प्रथम के ही द्वारा या भीम प्रथम के द्वारा ही सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहली बार पत्थरों से करवाया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पत्थरों का इस्तेमाल करके किसने करवाया है, तो उसका आंसर भी क्या होगा? राजा भीमदेव प्रथम, इसी के द्वारा बनवाया गया सोमनाथ मंदिर। अब प्रथम बार पूछे तो भीमदेव प्रथम, लेकिन सोमनाथ मंदिर कई बार नष्ट करवाया गया है, उसको कई बार रिबिल्ट किया गया है, उसका पुनः निर्माण करवाया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए आखिरी बार या जिस रूप में आज सोमनाथ मंदिर हमारे पास है, तो लास्ट बार आखिरी बार उसका निर्माण किसने करवाया था? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ध्यान रखेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन से सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमें यह कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भीमदेव प्रथम ने न केवल मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, बल्कि सबसे पहले पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराने वाला भी यही था। आखिरी बार ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका निर्माण करवाया था। और इतना ही नहीं, इसी राजा भीम प्रथम का ही एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम विमल शाह था। उस विमल शाह के द्वारा इसी के शासनकाल में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये जो चालुक्य शासक थे ये थे राजपूत रूलर्स, राजपूत शासक, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट से अनेकों सवाल बनेंगे, और सारे के सारे सवाल अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप बहुत इजीली इसको क्या कर देंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे, इजीली आंसर कर देंगे। अगला सवाल देखिए। कौटिल्य हैज मेंशन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्तांग राज्य टू अंडरस्टैंड द स्टेट विद 7 ऑर्गन्स एंड वन ऑफ देम इज दंड विच मीन्स। कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों से समझाने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है, और उनमें से एक दंड है जिसका अर्थ क्या है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं चाणक्य या कौटिल्य के ही द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र। ये है अर्थशास्त्र,
लेकिन आप जानते हैं कि इसका जो विषय है, इसका जो सब्जेक्ट है, दैट इज पॉलिटिकल। इसका जो विषय है वो राजनैतिक है, वो पॉलिटिकल है। और ध्यान रखेंगे, इसी अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, मौर्य साम्राज्य की राज व्यवस्था के बारे में लिखा है चाणक्य ने। और चाणक्य ने राज्य को 7 अंगों से समझाने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है। अब आपको पता होना चाहिए इसके द्वारा मेंशन किए गए वो 7 अंग कौन कौन से होते हैं। अब अगर वो आपको सातों अंग के बारे में जानकारी है तो आप बहुत इजीली उसका क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। सबसे पहले ये उल्लेख करता है राजा का, यानी कि स्वामी। इन 7 अंगों में सबसे पहले आता है स्वामी, या जिसे आप कह सकते हैं जो कि राजा कहलाता था। उसके बाद उसके अमात्य। अमात्य का मतलब जो कि उसके मंत्री हुआ करते थे। भाई राजा के बाद उसका कैबिनेट, उसका मंत्रिमंडल ही क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जनपद। इसके बाद उल्लेख होता है जनपद का, जो कि बेसिकली क्षेत्र के लिए होता है। उसके बाद आता है दुर्ग, यानी कि किला। जनपद जो कि क्षेत्र के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। उसके बाद आता था दुर्ग, यानी कि जो कि किला कहलाता था। और उसके बाद आता था कोष, जिसका इस्तेमाल होता था खजाने के लिए। ये बेसिकली खजाना हुआ करता था। उसके बाद आता था दंड, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, जो रिप्रेजेंट करता था किसको, सेना को। अब यहां पर दिया है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के लिए क्या है, अमात्य। और लास्ट में नंबर 7 हुआ करता था मित्र, या जिसको यूज किया जाता था सहयोगी के लिए। इन 7 अंगों का उल्लेख चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। अब आप देखेंगे ऑप्शन, सबसे पहले मिनिस्टर दिया है, तो इसका मतलब ये अमात्य से संबंधित है। उसके बाद दिया है एली, यानी कि मित्र, ये सहयोगी से संबंधित है। उसके बाद दिया है फोर्ट, किला, यानी कि दुर्ग। और लास्ट में दिया है सेना, जो कहा जाता था, जिसके लिए यूज हुआ है दंड, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गई बात। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई अर्थशास्त्र में चाणक्य क्या लिखते हैं, किस किस चीज के बारे में उल्लेख करते हैं। मुख्य रूप से मौर्य प्रशासन और मौर्यंस की राज व्यवस्था के बारे में ही तो लिखा है किसने, चाणक्य ने। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए। हाँ, द दक्षिणेश्वरी टेम्पल इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी, ओके दक्षिणेश्वरी नहीं, ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया था। ढाकेश्वरी मंदिर यानी कि ये ढाका में है। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, लेकिन आप जानते हैं आजादी से पहले ये बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो कहने का मतलब है कि पूछा गया है कि बंगाल में जो ढाकेश्वरी मंदिर हुआ करता था उसका निर्माण किस शासन या किस साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। अब सबसे पहले ऑप्शन में देता है चंदेल। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं चंदेलों ने कहां पर शासन किया, बुंदेलखंड में। जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेल, इनका शासनकाल हुआ करता था बुंदेलखंड में। और अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो आप जानते हैं नॉर्दर्न माफ कीजिए, नॉर्दर्न एमपी, उत्तरी मध्य प्रदेश और साउदर्न यूपी का जो क्षेत्र है उसी को तो क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है चंदेल शासक तो ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण नहीं करवाएंगे जाकर बंगाल में। इन्होंने तो मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था, क्योंकि वहीं पर शासन किया करते थे। उसके बाद आते हैं परमार। तो आप जानते हैं परमारों का शासन कहां पर हुआ, मालवा में। और मालवा का क्षेत्र भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, मालवा का परमार वंश। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूटों ने शासन कहां पर किया? दक्कन में। दक्कन का मतलब है महाराष्ट्र और विदर्भ का क्षेत्र जो हुआ करता था वो राष्ट्रकूटों का शासन हुआ करता था। लेकिन चौथे ऑप्शन में दिया है सेन डायनेस्टी या सेन वंश। तो दोस्तों आप जानते हैं कि बंगाल में पाल वंश के समाप्त होने के बाद शासन किसने किया? सेन डायनेस्टी या सेन वंश ने किया। याद कीजिए, मोहम्मद गौरी का सेनापति और गुलाम बख्तियार खिलजी जब बंगाल अभियान पर गया था तो उसने सेन राजवंश को ही समाप्त किया था। तो सेन वंश ही शासन किया करता था बंगाल में, और मंदिर भी बंगाल का है तो स्वाभाविक सी बात है किन राजाओं ने बनवाया होगा? सेन डायनेस्टी या ये सेन वंश के शासनकाल में बना है। और ध्यान रखेंगे सेन डायनेस्टी सेन वंश का ही एक प्रसिद्ध राजा हुआ 12th सेंचुरी में, यानी कि 12वीं शताब्दी में, जिसका नाम था बल्लाल सेन। इसी बल्लाल सेन के द्वारा 12वीं शताब्दी में ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया गया था, यानी कि द ढाकेश्वरी टेम्पल ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश वॉज बिल्ट बाय बल्लाल सेन। ये बल्लाल सेन के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखें। नटराजा रिप्रेजेंट द डांसिंग फिगर ऑफ विच हिंदू डाइटी? नटराज किस हिंदू देवता की नृत्य आकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या नटराज की मूर्ति कार्तिकेय को रिप्रेजेंट करती है? जी नहीं, भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय। उसके बाद है भगवान विष्णु, उसके बाद है भगवान शिव, और उसके बाद है भगवान गणेश। तो हम सब जानते हैं भगवान शिव की ही तांडव करते हुई मूर्ति, तांडव नृत्य करते हुए मूर्ति ही क्या कहलाती है? नटराज। तो राइट आंसर इज लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से संबंधित है नटराज की मूर्ति। अगला सवाल। द एक्सकेवेटेड ruins of the Nalanda University indicate that bright red dash was were used in its construction. नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनित खंडरों से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले या चमकीली लाल डैश का उपयोग किया गया था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा यूनिवर्सिटी। और आप ये भी जानते होंगे कि वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी ही क्या कहलाती है? नालंदा। दिस इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया। अब यहां पर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया कहने का मतलब क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहलाती है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन तक्षशिला वर्तमान में भारत में नहीं बल्कि अब पाकिस्तान के पास है। इसीलिए हम वर्तमान भारत की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी किसको मानते हैं? नालंदा को मानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 ईस्वी में गुप्त काल के शासक, कल के सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, कुमार गुप्त के द्वारा करवाई गई थी। और अगर हम कुमार गुप्त की बात करें, ही वॉज द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये गुप्त वंश का शासक था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका निर्माण चमकीले या चमकीली लाल ब्रिक्स या ईंटों से किया गया है। लेकिन जब 1203-4 ईस्वी में बख्तियार खिलजी बंगाल मिशन पर गया तो आप जानते होंगे बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड इट। बख्तियार खिलजी के ही द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया गया। नेक्स्ट अगला सवाल। हु एक्सकेवेटेड दी चीरा टोपे स्तूप एट तक्षशिला? तक्षशिला में चीरा टोपे स्तूप का उत्खनन किसने या किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर चीरा टोपे स्तूप के बारे में बात की गई है। और ध्यान रखेंगे जो चीरा टोपे स्तूप की अगर हम बात करें
इसको, ये तक्षशिला में स्थित है। आप जानते हैं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था गांधार, और गांधार महाजनपद की ही कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला। ईसा के जन्म से 600 साल पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व के जिन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उन 16 महाजनपदों में भी हमें गांधार का उल्लेख मिलता है। और गांधार की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वहीं पर एक स्तूप प्राप्त हुआ जिसे धर्म राजी का स्तूप के नाम से जाना जाता था। यहीं पर एक स्तूप है जिसे धर्मराजी का स्तूप के नाम से जाना जाता था। यही धर्मराजी का स्तूप ही तो क्या कहलाता है, इसी को चीरा टोपे स्तूप कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, इसका एक्सकेवेशन या इसका उत्खनन जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था। इसका उत्खनन जॉन मार्शल के द्वारा करवाया गया था, जो 20वीं सदी या 20th सेंचुरी के शुरुआत की बात है। और अगर हम चीरा टोपे की बात करें, इसे चीरा टोपे स्तूप क्यों कहा जाता है? भाई इसका तो नाम धर्मराजी का स्तूप है, लेकिन इसे चीरा टोपे स्तूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि चीरा टोपे का मतलब क्या होता है? अ डिस्ट्रॉयड माउंटेन, एक क्षतिग्रस्त पर्वत को ही चीरा टोपे कहा जाता है। जॉन मार्शल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। जॉन मार्शल का नाम आपने सुना होगा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एएसआई की स्थापना की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ऑप्शन में दिया गया है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जेम्स प्रिंसेप भी ऑप्शन में दिया है। जेम्स प्रिंसेप वो आदमी है जिसने 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था। और एक ऑप्शन में दिया है जेम्स मिल। तो आप जानते हैं जेम्स मिल वो आदमी है जिसने भारत के इतिहास को एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में विभाजित किया है। लेकिन जॉन मार्शल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था, इसका एक्सकेवेशन करवाया गया था। अगला सवाल देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूहुचिही ट्राइब ऑफ चाइना? इनमें से किस राजवंश की उत्पत्ति चीन की यूहू चिही जनजाति से हुई थी? याद कीजिए, पोस्ट मॉडर्न पीरियड। जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, यानी कि मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमारे देश में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए या कुछ विदेशी आक्रमण हुए। और ये जो विदेशी आक्रमण हुए, ये विदेशी शासकों के द्वारा किए गए, जो कि आकर यहां पर बसे और उन्होंने यहां पर अपने साम्राज्यों की स्थापना की। अब उसमें सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे? इंडो ग्रीक्स। सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आने वाले इंडो ग्रीक्स थे, जो कि कहां से आए थे? अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थान से। लेकिन यहां पर चाइना पूछा है तो ऑब्वियसली आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगमन हुआ साकाज या शकों का, जो कि कहां से आए? सेंट्रल एशिया से। उसके बाद आए पर्थियंस, या जिन्हें कहा जाता है पल्लव, जो कि कहां से आए? पर्शिया से। पर्शिया का मतलब ईरान। अब आप देखो, और फिर लास्ट में आए कुषाण्स। और ध्यान रखेंगे, जो कुषाण थे, इन्हीं का ओरिजिन क्या हुआ करता था? वेस्टर्न चाइना या पश्चिमी चीन। और सवाल में क्या पूछा गया है कि बताइए, चाइना की, है ना, चाइना की यूहुची जनजाति से उत्पत्ति किस राजवंश की हुई थी? सबसे पहले ऑप्शन दिया है गुप्त काल। तो भाई गुप्त काल
का संस्थापक, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त हुआ। और जो गुप्त शासक हुआ करते थे ये पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन थे भारतीय। ये आंसर तो नहीं होगा। सातवाहन महाराष्ट्र में शासन करने वाले शासक हुआ करते थे। पर्थियंस की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया ये कहां से आए थे, पर्शिया से। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, जो कुषाण थे उन्हीं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, चाइना से मानी जाती है, वेस्टर्न चाइना से। और ये किस ट्राइब से डेवलप हुए हैं, यूचीही ट्राइब ऑफ चाइना। कुजुल कडफिशस का नाम आपने सुना होगा, कुषाणों का सबसे पहला राजा कुजुल कडफिशस कहलाता है। उसके बाद विम कडफिशस आया, लेकिन इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क को माना जाता है, कुषाण वंश का राजा कनिष्क। अगला सवाल देखिए। डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक आर गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार, जूनागढ़, which was composed to record the achievements of the शाका रूलर डैश। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश के द्वारा की गई है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ अभिलेख, जिसे भारत में संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है, फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत। भारत में संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे पुराना अभिलेख ही या सबसे लंबा अभिलेख ही माना गया जूनागढ़ अभिलेख। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है, कि सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार पर्वत पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। इस झील का निर्माण ओरिजिनली मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन इसकी सबसे पहली रेनोवेशन शक वंश के सबसे महान राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा की गई। क्या ऑप्शन में रुद्रदामन प्रथम है? पहला है रुद्र सिंह तृतीय, रुद्रदामन प्रथम, चश्ताना या माउज। ये लीजिए भाई, रुद्रदामन प्रथम से ही संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हमें सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी देता है और बताता है इसकी पहली मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने करवाई और फिर इसकी दूसरी मरम्मत गुप्तकालीन शासक किसके द्वारा करवाई गई, स्कंदगुप्त के द्वारा करवाई गई। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज रुद्रदामन फर्स्ट या रुद्रदामन प्रथम के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। और रुद्रदामन प्रथम के बारे में ही हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि भारत में संस्कृत का या संस्कृत भाषा का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख कहलाता है। पिछले ही साल है ना, पिछले ही साल का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, पहले ही दिन 9 सितंबर को पहले ही शिफ्ट का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। अब सवाल कुछ भी बन सकता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बताइए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, अब आपको आंसर पता है। आपसे पूछ सकते हैं दूसरी मरम्मत किसने करवाई, अब आपको आंसर पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगला सवाल है तिलपादीकारम, द जूल्ड एंकलेट, द अर्लीस्ट एपिक पोएम इन तमिल वॉज रिटन इन द 5th and 6th century CE बाय डैश। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पादिकारम रत्न जड़ित पायल 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 है ये। सबसे पहला ऑप्शन है तोलकापियार। तो हम सब जानते हैं दूसरे संगम में तोलकापियार के द्वारा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था जिसको तोलकपियम के नाम से हम जानते हैं। तो कहने का मतलब तोलकापियार के द्वारा तो तोलकपियम की रचना की गई है। अगले ऑप्शन में देता है इलंगो आदिगल। जी हां, इलंगो आदिगल के ही द्वारा लिखा गया है शिल्पादिकारम को। अगले ऑप्शन में दिया है शीतलई सतनार। तो आप जानते होंगे शीतलई सतनार के द्वारा क्या लिखा गया है, इसके द्वारा मणि मैखलई नामक ग्रंथ लिखा गया है। और लास्ट में देता है तिरुमलिसाई अलवर। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इलंगो आदिगल।
एक प्रसिद्ध तमिल पोयम है शिल्पाधिकारम, इसके द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखेंगे। इन द 7th century AD, the new religion called Islam was born in dash. 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म डैश में हुआ था। मलेशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अरब या अरेबिया में, या इंडोनेशिया में। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मध्यकालीन भारत की हम शुरुआत ही कहां से करते हैं? इस्लाम से। और मैंने आपको बताया था कि इस्लाम वॉज, या द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद साहब। प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ही इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। इनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही शहर मक्का में हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में सऊदी अरब के ही एक शहर मदीना में हुई थी। और ध्यान रखेंगे 610 ईस्वी में ही गॉट हिज एनलाइटमेंट, इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई एक गुफा में, जिसे हीरा केव या जिसे हीरा गुफा कहा जाता था। यानी कि अल्लाह का संदेश इनको 610 ईस्वी में एक गुफा में मिला और इन्होंने ही बताया कि अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते जिब्राइल को मेरे पास भेजा है, जिसने मुझे अल्लाह का संदेश दिया है और कहा है कि आप धरती पर अल्लाह के रसूल हैं, यानी कि मैसेंजर है, संदेश वाहक है। और एक पवित्र पुस्तक जन्नत से उतार कर दी गई है, जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 610 ईस्वी को हम कौन सी सेंचुरी कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, 7th सेंचुरी कहेंगे। और मक्का हुई अब मदीना, दोनों के दोनों ही शहर कहां पर है? अरब में, यानी कि सऊदी अरेबिया में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला सवाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी टाइटल्ड राज राजा एंड महाराजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। जिसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सातवाहनों से एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये तीनों के तीनों काम सातवाहनों के समय में हुए। आपसे पूछेंगे कि बताइए, भारत के इतिहास में शीशे के सिक्के चलवाने वाले एकमात्र शासक कौन माने जाते हैं? सातवाहन। भारत के इतिहास में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की शुरुआत करने वाले शासक कौन माने जाते हैं? सातवाहन। और ध्यान रखेंगे, नाम से पहले, अपने नाम से पहले माता का नाम लगाने की प्रथा शुरू करने वाले शासक कौन माने जाते हैं? सातवाहन। ये तीनों के तीनों कार्य सातवाहनों के ही समय में हुए थे। इसीलिए राइट आंसर इज सातवाहन डायनेस्टी, या इसे हम आंध्र सातवाहन वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही पुत्र हुआ वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, और उसी वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ने आंध्रा क्षेत्र पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया। इसीलिए ये वंश फेमस हुआ आंध्र सातवाहन वंश के नाम से। उसके बाद शुंग वंश दिया है, पांडे वंश दिया है और शक वंश दिया है। तो हम सब जानते हैं इनसे संबंधित नहीं है गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला सवाल, वल्लभी, a city of ancient India, was the capital of the Dash dynasty from 5th to 8th century. वल्लभी जो कि प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक डैश राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 14। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों, वल्लभी कहां पर है? वल्लभी तो गुजरात में है। और अगर हम वल्लभी की बात करें, गुजरात की बात करें, तो याद कीजिए पिछले सेशन में भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में या कंटेम्परेरी समकालीन गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी या मैत्रक राजवंश का शासन हुआ करता था। भाई जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का पतन होने के बाद आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, गुप्त वंश के डिक्लाइन या पतन हो जाने के बाद
कई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें गुजरात के वल्लभी में आई मैत्रिक डायनेस्टी। अगर हम कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में आई मौखरी डायनेस्टी। कन्नौज में शासन हुआ मौखरी डायनेस्टी का। और अगर हम थानेश्वर की बात करें उत्तर भारत में, तो हम सब जानते हैं थानेश्वर में आई पुष्यभूति डायनेस्टी। चालुक्य दिया है तो आप जानते हैं चालुक्य एक दक्षिण भारत में था और एक गुजरात का। गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ हुआ करती थी, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी, और वाकाटक वंश भी दक्कन का राजवंश था। कहने का मतलब गुजरात के वल्लभी में शासन किसने किया? मैत्रक डायनेस्टी ने। अगला सवाल, वासुदेव फर्स्ट हु इशूड कॉइन्स इन गोल्ड, दिनार्स एंड क्वार्टर दिनार्स एंड कॉपर सिंगल डिनोमिनेशन वॉज अ डैश किंग। सोने, दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग में सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है शुंग, लेकिन हम सब जानते हैं शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद अग्निमित्र शुंग आया, भालभद्र आया, और अंतिम शासक देवभूति हुआ। यानी कि वासुदेव नाम का कोई शासक शुंग वंश में नहीं था। उसके बाद वाकाटक वंश, वाकाटक वंश में हम रुद्रसेन द्वितीय के बारे में बात करते हैं। शक वंश में हम रुद्रदामन के बारे में बात करते हैं, नहपान के बारे में बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कुषाण वंश से संबंधित था वासुदेव प्रथम। और ध्यान रखेंगे ही वॉज लास्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का अंतिम राजा ही माना जाता है वासुदेव प्रथम। हालांकि मगध में एक राजवंश हुआ है कन्वा डायनेस्टी या कन्नव वंश, उसकी स्थापना वासुदेव नामक शासक ने की थी, लेकिन वो वासुदेव अलग है और ये वासुदेव अलग। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम द रामचरित या रामचरित्र रिटन बाय संध्याकर नंदी। निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? ऑप्शन दिया है गोपाल, देवपाल, रामपाल और धर्मपाल। आप देख सकते हैं सारे के सारे पाल डायनेस्टी या पाल वंश की ही क्या है? शासक है। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। धर्मपाल उसका एक अति महत्वपूर्ण और महान शासक था, जिसके समय में आप जानते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। लेकिन रामचरित का नायक रामपाल है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? निम्नलिखित में से किसने या किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं दक्कन में शासन करने वाले वाकाटक वंश की ही स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इज वाकाटक डायनेस्टी। नेक्स्ट, एन इंस्क्रिप्शन तख्त ए बाही रिकवर्ड फ्रॉम मर्दान नियर पेशावर इंडिकेट द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान? पेशावर के पास मर्दान या मर्दन से बरामद तख्त बाही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? सबसे पहले दिया है बैक्ट्रियंस या बैक्ट्रियन शासक। बैक्ट्रियन ही तो भारत में आकर क्या कहलाए? इंडो ग्रीक्स कहलाए। अगला है शक, अगला है इंडो ग्रीक्स और अगला है पर्थियंस। तो ध्यान रखेंगे इसका संबंध पल्लवों से है, यानी कि पर्थियन शासकों से है। अगला,
द मौखरीज रूल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश दैट ओवर द टाइम रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज अ पॉलिटिकल सेंटर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मौखरियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर शासन किया जिसके समय या जिसने समय के साथ उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र को प्रतिस्थापित कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया तो गुप्त साम्राज्य के पतन होने के ही बाद थानेश्वर में पुष्यभूति डायनेस्टी, वल्लभी गुजरात में मैत्रक डायनेस्टी और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मौखरी राजवंश का शासन शुरू हुआ। तो राइट आंसर विल बी कन्नौज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स पैट्रोनेज ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन द 8th सेंचुरी इंडिया वाज फाउंडेड। 8वीं शताब्दी में भारत के निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल में पाल वंश की स्थापना गोपाल नामक शासक के द्वारा 750 ईस्वी में की गई थी। उसी का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ जो कि इस वंश का महानतम शासक माना जाता है और धर्मपाल ने ही अपने शासनकाल में स्थापना करवाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बाद भारत या वर्तमान भारत का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहलाता है। नेक्स्ट, 3 poets पंपा, पोन्ना एंड रन्ना आर कॉल्ड एज द 3 jewels ऑफ डैश। 3 कवियों पंपा, पोन्ना और रन्ना को डैश के 3 रत्न कहा जाता है। कन्नड़ लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, तमिल लिटरेचर या संस्कृत। ध्यान रखेंगे तीनों का संबंध कन्नड़ साहित्य से है। ये कन्नड़ लिटरेचर के ही 3 ज्वेल्स या 3 रत्न माने जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स कॉल्ड आहार और राष्ट्र दैट मीन्ट डिस्ट्रिक्ट्स। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उपविभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करने वाले सातवाहन रूलर्स या सातवाहन शासकों के ही प्रशासन में आहार और राष्ट्र नामक उपविभागों का जिक्र किया गया है, उसको विभागों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर इज सातवाहन। नेक्स्ट, डैश ऑथर्ड बाय तोलकपियर इज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेचर। डैश तोलकपियर द्वारा लिखने या लिखित सबसे प्रारंभिक तमिल साहित्य है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि तोलकपियर के द्वारा ही क्या लिखा गया था, तोलकपियम। जो बात है कब की, सेकंड संगम की। और ध्यान रखेंगे दिस बुक इज बेस्ड ऑन तमिल ग्रामर। ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसकी रचना तोलकपियर के द्वारा, तोलकपियर जो कि अगस्त्य ऋषि का ही शिष्य हुआ करता था, उसके द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, द पांड्य किंगडम वॉज फर्स्ट मेंशन्ड बाय मेगिस्थनीज हु सेड दैट देयर किंगडम वॉज फेमस फॉर पर्ल्स, देयर कैपिटल वॉज डैश। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगिस्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, उनकी राजधानी डैश थी। अब अगर मेगास्थनीज के द्वारा जिक्र किया गया है किसका, पांड्य राज्य का, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि जब उत्तर भारत में मगध में मौर्य साम्राज्य चल रहा था तो मौर्य साम्राज्य की ही समकालीन पांड्य राज्य दक्षिण भारत में हुआ करता था। पूछा गया है इसकी राजधानी क्या थी। सबसे पहले दिया है तंजावुर, उरैयूर, मदुरई या कावेरी पट्टनम। हम सब जानते हैं इनकी राजधानी मदुरई हुआ करती थी। Right answer for this question is option C, that is Madurai. Next, in peninsular India, which of the following kingdoms was the local power that ruled over northern Maharashtra and Vidarbh? प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ पर शासन करने वाली स्थायी शक्ति थी। अब आप देखो यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है। सबसे पहले वाकाटक, मौखरी, कई बार बता चुका हूं कि ये कन्नौज में शासन करते थे। मैत्रक गुजरात वल्लभी में शासन किया करते थे। चालुक्य दक्षिण में कर्नाटक के बादामी में,
और गुजरात में अनहिलवाड़ में शासन किया करते थे। लेकिन वाकाटक राजवंश, वाकाटक डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जो शासन किया करते थे महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में। अगला सवाल, इन 10th सेंचुरी इंडिया क्वीन दिद्दा बिकेम द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। 10वीं शताब्दी में भारत की महारानी दिद्दा उत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है कन्नौज। तो भाई कन्नौज में तो महिला शासक कभी राजा हर्षवर्धन के ही शासनकाल में उसकी बहन राज्यश्री हुआ करती थी। अगला ऑप्शन है मालवा, अगला ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में तो हमने केवल एक महिला शासक रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा है। और ध्यान रखेंगे कश्मीर की शासक हुआ करती थी रानी दिद्दा। कश्मीर की एक प्रसिद्ध रानी हुई है, फेमस क्वीन हुई है रानी दिद्दा, इसका संबंध कश्मीर से है। अगला सवाल देखें, महेंद्र वर्मन फर्स्ट हु रोट मत्त विलास प्रहसन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग डायनेस्टीज। मत्त विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है। क्या मैत्रिक वंश का राजा था महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव, पुष्यभूति या चालुक्य। तो हम सब जानते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। ये पल्लव राजवंश का शासक हुआ करता था। कांची के पल्लव जिनकी राजधानी कांचीपुरम हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रतिहाराज हु फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट भीनमाल गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश। प्रतिहार जिसकी प्रथम राजधानी भीनमाल में थी ने डैश के शासन के दौरान ख्याति प्राप्त की। सबसे पहला है नागभट्ट प्रथम, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है देवपाल और चौथा है कनिष्क। तो हम सब जानते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महान शासक नागभट्ट प्रथम हुआ करता था। नेक्स्ट, according to the inscriptions पुष्यमित्र शुंग was a devotee of which of the following gods। शिलालेखों के अनुसार पुष्यभूति शुंग पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे। दोस्तों आप जानते हैं भारत के इतिहास का सबसे पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश को माना जाता है, जिसकी स्थापना ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ और साथ में भागवतिज्म या भागवत धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ। और आप जानते हैं भागवत धर्म में किसकी आराधना होती है, भगवान श्री कृष्ण की। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कृष्णा। अगला सवाल देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्यूपाइड वातापी और बादामी एंड डिफीटेड द चालुक्यास। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने वातापी या बादामी पर कब्जा करके चालुक्यों को हराया था। ऑप्शंस हैं शिव स्कंद वर्मन, परमेश्वर वर्मन, सिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन। ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। इसने चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अगला सवाल देखें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर अ नंबर ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ ब्रह्मनिकल डाइटीज सच एज कार्तिकेय, विष्णु एंड कुबेर कार्व्ड। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कला के दौरान या किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थी। दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश में स्कल्पचर आर्ट या मूर्ति कला का विकास कब हुआ है, कुषाण काल में हुआ है।
कुषाण वंश का सबसे महान राजा था कनिष्क, और कनिष्क के ही शासनकाल में दो मूर्तिकला भारत में हमारे देश में विकसित हुई थी। एक कहलाती थी गांधार आर्ट, गांधार शैली, और एक कहलाती थी मथुरा शैली। जो गांधार आर्ट थी वो ग्रीस या यूनान से प्रभावित थी, लेकिन जो मथुरा शैली थी वो पूर्णतः स्वदेशी हुआ करती थी। इसका मतलब ये कब हुआ है? कुषाण पीरियड में हुआ है, कुषाण काल में हुआ है। अगला सवाल, विच पावर वर दी बादामी और वातापी चालुक्य ओरिजिनली सब्जेक्ट्स ऑफ? बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? क्या ये होयसल राज्य के अधीन थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पांडव या पांड्याज, कदंब या पल्लव? ध्यान रखेंगे, चालुक्यों के शुरुआती पूर्वज जो हुआ करते थे वो कदंब राजवंश के ही क्या हुआ करते थे? अधीन हुआ करते थे। लेकिन कदंब राजवंश के ही पतन के बाद इन्होंने खुद को बादामी या वातापी में स्वतंत्र घोषित किया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पाल डायनेस्टी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज इनकरेक्ट? पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देवपाल वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गोपाल, देवपाल गोपाल के पोते थे, बिल्कुल सही है। धर्मपाल फाउंडेड दी वल्लभी यूनिवर्सिटी, धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वल्लभी, द पाल किंग्स वर दी फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज्म, ये भी ठीक है। द पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गोपाल, ये भी ठीक है। आपको गलत कथन बताना है, इसका मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द त्रिपुराइट स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज? निम्नलिखित में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? दोस्तों आप जानते हैं कन्नौज के लिए जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं ये 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक चला, लगभग 200 वर्ष तक। इसमें 3 राजवंश शामिल थे। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल डायनेस्टी, पाल वंश, बंगाल का पाल वंश, और एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी। अब सवाल पूछा गया है कि जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो इनमें से कौन सा राजा उसका महत्वपूर्ण भाग था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ उस समय प्रतिहार शासक वत्सराज हुआ करता था, पाल शासक धर्मपाल हुआ करता था, और राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था ध्रुव। वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव, तीनों में यहां पर कौन है? धर्मपाल। इसका मतलब पाल वंश से उस समय इस संघर्ष को शुरू करने वाला धर्मपाल था। नेक्स्ट, अगला, द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी वॉज, पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? आसान सवाल है, हम सब जानते हैं कि सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव राजवंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, अगला है बिल्हान वॉज अ कोर्ट पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? बिल्हान निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का दरबारी कवि था? तो ध्यान रखेंगे, चालुक्य राजवंश का विक्रमादित्य सिक्स्थ, चालुक्य डायनेस्टी का राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ के ही दरबार में दरबारी कवि बिल्हान हुआ करता था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द पांड्यन किंगडम? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य साम्राज्य का बंदरगाह हुआ करता था? डिंडीगुल, कोरकाई, तेनकासी या विरुधु नगर? राइट आंसर इज कोरकाई। पांड्य साम्राज्य का एक बंदरगाह नगर कोरकाई हुआ करता था। अगला सवाल,
दंती वर्मन और दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? दंती दुर्ग या दंती वर्मन ने निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना की थी? अब देखिए, आपसे केवल और केवल संस्थापकों के नाम पूछ रहा है। अब केवल संस्थापकों के नाम पूछ रहा है तो भाई स्वाभाविक सी बात है, एटलीस्ट आपके पास डायनेस्टीज के नाम और आपको पहले रूलर और आखिरी रूलर के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए एटलीस्ट। हम सब जानते हैं दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दक्कन में। नेक्स्ट है, कृष्णा थर्ड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेंपल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द चोला रूलर परांतक फर्स्ट? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय भाई, जो कि राष्ट्रकूटों का महान शासक माना जाता है, इसने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु का रामेश्वरम नामक स्थान। इसकी स्थापना इसके द्वारा तमिलनाडु के रामेश्वरम में की गई थी। अगला सवाल देखेंगे, इन आंध्र रीजन हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड अ फ्यू पोर्शंस ऑफ महाभारता इन तेलुगु? आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किसने महाभारत के कुछ भागों का तेलुगु में अनुवाद किया है? ऑप्शंस है ननैया, टिक्काना, पंपा या कंबन। राइट आंसर इज ननैया। मान्यखेड़ और मालखेड़ वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स? मान्यखेड़ या मालखेड़ निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले दिया है राष्ट्रकूट वंश। बिल्कुल, राष्ट्रकूट वंश की ही राजधानी मान्यखेड़ या माल्यखेड़ हुआ करती थी, क्योंकि सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और अमरावती हुआ करती थी। कुषाणों की राजधानी कश्मीर और मथुरा में हुआ करती थी। और अगर शकों की बात करें तो इनकी तो भारत में 5 ब्रांचेस हुआ करते थे। ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द पल्लव किंग्स वॉज द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम बिल्ट? किस पल्लव राजा के शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बता दीजिए भाई। 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक पल्लव राजवंश का एक महान शासक हुआ जिसे हम नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसी के द्वारा शोर टेम्पल या शोर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, राजतरंगिनी द बुक ऑथर्ड बाय कल्हण in 12th century was originally written in which of the following languages? 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिनी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों आप जानते हैं कल्हण की राजतरंगिनी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इवन रानी दिद्दा जिसके बारे में हमने बात की उसके बारे में भी जिक्र कल्हण की राजतरंगिनी में मिलता है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, अगला सवाल, Who among the following was the founder of the Gurjar Pratihara dynasty in the region of Malwa in the 8th century? निम्नलिखित में से कौन 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में गुर्जार प्रतिहार वंश का संस्थापक था? ऑप्शंस दिए हैं वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम। जी हां, इस वंश का मालवा क्षेत्र में संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। हालांकि इस वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज कहलाता है। हे भगवान, इतना बड़ा सवाल। Which of the following statements are true regarding the रावण फाड़ी गुफा एट एहोल? एहोल में रावण फाड़ी गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला है, इस स्थल पर नटराज महत्वपूर्ण संरचना है। ठीक है, यह नटराज प्रतिमा दाईं और 4 बड़ी सप्त मातृकाओं और बाईं और 3 बड़ी सप्त मातृकाओं से घिरी हुई है। ठीक है, आकृतियों के पतले सुडौल शरीर और लंबे अंडाकार चेहरे हैं। मंदिर कई शैलियों के मिश्रण और समावेश की पांड्य वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता को दर्शाता है। अब आप देखिए, हायर सेकेंडरी का एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कोई तुक नहीं बनता है इस सवाल का। इसमें शुरू के 3 स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन
चौथा स्टेटमेंट है गलत। 1 2 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूरी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में बात कही गई है और आप जानते हैं जो कि महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं में मिलता है। इसके प्रमुख देवता भगवान शिव हैं, बिल्कुल बात ठीक है। यह मंदिर एक पहाड़ी के एक हिस्से को काटकर बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसे एलोरा में चोल वंश के दौरान बनाया गया था। क्या एलोरा के चोल वंश के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका निर्माण तो राष्ट्रकूट वंश, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। चौथा स्टेटमेंट है गलत। केवल 1 2 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग कुषाण किंग्स वॉज द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण राजा कुषाण वंश का संस्थापक था? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कुजुल कटफिशस, उसके बाद विम कटफिशस और फिर महानतम राजा कनिष्क। कथा सरित सागर अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज वॉज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? यह संस्कृत भाषा में सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कुषाण डायनेस्टी इज इनकरेक्ट। कुषाण वंश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मौर्योत्तर काल में कुषाण एक प्रमुख शासक वर्ग थे। मौर्योत्तर काल में, ठीक है, हमें बताना है गलत। अनेक कुषाण शासकों ने देवपुत्र या ईश्वर की उपाधि भी धारण की, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क ने किया? जी नहीं, पहली का आयोजन तो अजातशत्रु ने करवाया था कनिष्क के द्वारा, तो चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया था। बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन दोस्तों, which of the following rulers is considered as the greatest king of Satavahana dynasty and is described as the destroyer of Sakas, Yavanas and Pallavas। निम्नलिखित में से किस शासक को सातवाहन वंश का सबसे महान राजा माना जाता है? नन अदर देन गौतमी पुत्र सातकर्णी। शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक। तो दोस्तों ये थे एंशिएंट इंडिया और प्री मेडिवल इंडिया से संबंधित कुछ मिसलिनियस सवाल। कुछ और सवाल लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने मौजूद हूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।